Good evening, everyone. Let's start the meeting. तो काफी सारे ग्लोबल डेवलपमेंट हो रहे हैं इम्पोर्टेंट, तो आज शुरुआत कुछ इसी डेवलपमेंट के साथ करते हैं। रिसेंटली हमने यूएस इक्विटी मार्केट्स में और साथ ही यूएस के जो बॉन्ड मार्केट है, खास करके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, उसमें काफी वॉलेटिलिटी देखी है। तो अगर आप ये चार्ट देखें, ये यूएस के 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड का चार्ट है। रिसेंटली आप ये राइट हैंड साइड में देख रहे होंगे कि ऊपर के लेवल से एक स्टीप करेक्शन हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है। इनफैक्ट यूएस के 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है वो लास्ट वीक 40 बेसिस पॉइंट गिरे हैं। इतनी बड़ी मूवमेंट अनयूजुअल होती है। और ये एट द एंड ऑफ लास्ट वीक 3.79% पे चले गए थे, जो इनका दिसंबर 23 के बाद का लोएस्ट लेवल है। तो ये जो फॉल है वो इसलिए आ रहा है कि मार्केट को ऐसा लग रहा है कि फेड जो रिसेशन को अवॉइड करने के लिए आगे चल के एग्रेसिव रेट कट कर सकती है। फेड ने काफी टाइम से इंटरेस्ट रेट हाई लेवल पे होल्ड किए हैं, और मार्केट काफी टाइम से एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट आएंगे, पर अभी तक वो नहीं आए हैं। और जो रिसेंट डेटा है उसकी हम आगे बात करेंगे। तो उसके चलते मार्केट को लग रहा है कि फेड ने इंटरेस्ट रेट कट करने में देर कर दी है। उसको ये पहले ही कर लेना चाहिए था, इस जो मीटिंग अभी गई उसमें ही कर लेना चाहिए था। और ये जो डिले हुआ है इंटरेस्ट रेट कट में, और टाइट मॉनेटरी जो पॉलिसी इसमें फेड ने काफी टाइम से होल्ड किए, इसके चलते इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है और रिसेशन के फियर्स बढ़ गए हैं। तो ये जो फॉल आया है 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड में, वो इसी के चलते आया है। एक सेफ हेवन बाइंग का भी इसमें बिल्ट इन है पॉसिबिलिटी। और जो एग्रेसिव रेट कट मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है वो भी पॉसिबिलिटी मार्केट फैक्टर इन कर रहा है। तो ये जो डेटा मैं बात कर रहा हूँ, तो रिसेंटली लास्ट वीक ही जुलाई का नॉन फार्म पेरोल का डेटा आया। एम्प्लॉयमेंट के जो नंबर्स में ये डेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ 114,000 का एडिशन देखा गया, जो प्रीवियस मंथ में 1,79,000 का था, और एक्सपेक्टेशन इस पर एडिशन की थी वो 1,85,000 के फिगर की थी। इसके साथ ही जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 4.3% पे चला गया, जो अक्टूबर 21 के बाद का हाईएस्ट लेवल है। इसके अलावा वीकली जॉबलेस क्लेम है वो 2,49,000 पे चले गए, जो अगस्त 23 के बाद का हाईएस्ट नंबर है। इसके अलावा आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, जो फैक्ट्री एक्टिविटी का बैरोमीटर है, तो वो 46.8 पे आया, लेटेस्ट जो रीडिंग रहा। अब 50 से नीचे कोई भी रीडिंग आता है वो कॉन्ट्रैक्शन टेरिटरी मानी जाती है, और 50 के ऊपर एक्सपेंशन टेरिटरी मानी जाती है। तो ये लगातार 4 महीने से ये 50 के नीचे आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन टेरिटरी में आ रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही है कंटिन्यूस 4 महीने से। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जिसके चलते हमने यूएस के ट्रेजरी यील्ड में और यूएस के इक्विटी मार्केट में भी ऊपर के लेवल से एक फॉल देखा है। दूसरा बड़ा जो फैक्टर प्ले आउट हो रहा है वर्ल्ड मार्केट में, वो येन और डॉलर की पैरिटी है, पेयर है, उसमें बड़ी मूवमेंट हम देख रहे हैं। कुछ हफ्तों पहले हमने येन को डॉलर के सामने 162 का डॉलर टच करते देखा। कंटिन्यूसली काफी टाइम से येन डॉलर के सामने डिप्रिशिएट हो रहा था। और रिसेंटली अगर आप देखें तो लास्ट 1 मंथ में येन है वो डॉलर के सामने अप्रिशिएट हुआ है ऊपर के लेवल से। जो 162 के लेवल बने थे वहां से अभी हम करीबन 145 के आसपास येन को देख रहे हैं। रीजन ये था कि जो बैंक ऑफ जापान ने काफी टाइम से लूज मॉनेटरी पॉलिसी होल्ड करके रखी थी, उसमें इसका मेजर चेंज हमको रिसेंटली देखा गया। हाँ, बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट 0.25% किए रिसेंटली, जो 2008 के बाद का इनफैक्ट हाईएस्ट लेवल है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने टाइम तक बैंक ऑफ जापान ने एक लूज मॉनेटरी पॉलिसी मेंटेन करके रखी थी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। और बैंक ऑफ जापान ने ये भी कहा कि और इंटरेस्ट रेट हाइक्स भी आगे चल के आ सकते हैं। तो इसी के चलते जो येन मल्टी मंथ मल्टी ईयर से डेप्रिसिएशन के मोड में था डॉलर के सामने, वहाँ पे हमने पिछले 1 महीने में रिवर्सल देखा है, और ये डॉलर के सामने कंटिन्यूसली
एक स्टीप अप्रिसिएशन दिखा रहा है। तो इससे चलते जो फियर क्या हो रहा है कि जो कैरी ट्रेड एक टर्म है, चीप करेंसी जहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम है वहां से अगर आप बोरो करके जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा है वहां पे डालते हो, जो डिफरेंस पॉकेट करने के लिए, उस फिनोमेना को कैरी ट्रेड बोलते हैं। तो क्योंकि जापान में इंटरेस्ट रेट नियर जीरो थे, इजी मॉनेटरी पॉलिसी थी, तो काफी पैसा जापान से निकल के जहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट है, खास करके यूएस में इंटरेस्ट रेट हमने देखा है कि काफी टाइम से बहुत ज्यादा थे, और दूसरे जो स्टॉक मार्केट्स हैं वहाँ पे भी ये पैसा जा रहा था। पर क्योंकि अभी ये जो येन है वो डेप्रिशिएट येन अप्रिशिएट होना शुरू हो गया है, तो फियर ये बन रही है कि ये जो कैरी ट्रेड है उसका अनवाइंडिंग शुरू होगा। यानी कि जो अभी तक फिनोमेना चल रहा था कि जापान से बहुत बड़ा पैसा निकल के वर्ल्ड के बाकी मार्केट्स में जा रहा था, तो अभी जहाँ पे ये पैसा डिप्लॉय हुआ था वहां से निकल के वापस से जापान जाएगा। तो ये एक बड़ा फियर बना हुआ है जो प्ले आउट हो रहा है, और इसी के चलते निकेई के मार्केट्स हैं वहाँ पे भी हमने आज 12% का फॉल देखा। जापान का मार्केट भी पिछले ये 1.5-2 साल में बहुत तेजी से बढ़ा है, और वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग इक्विटी मार्केट रहा है, और वहाँ पे भी हमने 2-3 दिनों से काफी स्टीप फॉल देखा है। इसके अलावा मिडल ईस्ट में ईरान और इसराइल के बीच में टेंशन बढ़ रहे हैं, और रिसेंटली दो बड़ी इवेंट हुई। हिजबुल्लाह के मिलिट्री चीफ और हमास के चीफ का एक किलिंग हुआ रिसेंटली, और ईरान इसके चलते इसराइल पे बहुत जल्द अटैक करेगा, वो पॉसिबिलिटी बन रही है। अब हम आ जाते हैं अपने मार्केट में। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो 19 जुलाई का आपको एक वीडियो मिलेगा जहाँ पे हमने ये कॉशियस स्टांस की जो हम बात कर रहे हैं वो एक्सप्रेस किया था, और यही चीज़ हमने अपने जो रीडिंग टर्मिनल है उस पे भी उस टाइम पे फ्लैश की थी। अगर इस ओवरबोट टेरिटरी की जो हम बात कर रहे हैं इसको एक मंथली चार्ट के जरिए समझते हैं निफ्टी के। ये निफ्टी का मंथली चार्ट है, यानी कि 1 बार रिप्रेजेंट्स 1 मंथ, और ये जो फेज है वो 2003 से लेके 2008 का जो अपमूव था वो है। तो अगर आप ये नीचे वाली लाइन देखेंगे, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, आरएसआई जिसको पॉपुलरली बोला जाता है टेक्निकल एनालिसिस में। तो ये इंडिकेट करती है कि मार्केट कितना ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है। तो यूजुअली हमने जुलाई मिड में जब ये व्यू ऑब्जर्व किया था कि निफ्टी की जो रीडिंग है वो आरएसआई की जो रीडिंग है वो प्रीवियस जो ओवरबॉट जोन थे जहाँ से हमने सेलिंग देखा है सब्सिक्वेंटली उस जोन में पहुंच गई थी। वैसे तो थंब रूल ये है कि 70 के ऊपर निफ्टी जो भी आरएसआई है 70 के ऊपर ओवरबॉट गिनी जाती है, पर वो ओवरबॉट जोन काफी टाइम तक चल सकता है। पर निफ्टी के केस में हमने देखा है कि जब भी आरएसआई 81-82 के आसपास पहुंच जाती है तो वहां से हम सब्सिक्वेंटली करेक्शन देखते हैं। रिसेंट जो एग्जांपल है वो अक्टूबर 2021 का है। तो ये फेज है जहाँ पे हमने 18,600 से लेके 15,200 का करेक्शन देखा था, और तब जो आरएसआई जिस लेवल पे पहुंच गई थी अभी भी इसी लेवल पे पहुंच गई है। उसके पहले 2015 में भी जब 9100 से 6800 का करेक्शन आया था तभी भी आरएसआई इसी लेवल पे पहुंची थी। तो ओवरबॉट टेरिटरी में तो निफ्टी काफी टाइम से चल रहा था, पर अब वो रीडिंग आ गए थे जहाँ से प्रीवियसली हमने करेक्शन देखा था, तो वो एक रीजन था हमारा व्यू कॉशियस करने का। तो उसके बाद जो बजट आया, उस दिन हमने वॉलेटिलिटी देखी और फिर वहां से मार्केट ने नए हाई बनाए। जो हमने ये व्यू एक्सप्रेस किया था तब निफ्टी 24,600 पे था, तो 25,000 के ऊपर जाने के बाद फिर से हमने सेलिंग प्रेशर देखा है, और अभी निफ्टी 24,000 के आसपास है। तो ये जो फिनोमेना है वो नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में प्ले आउट हो सकता है कि निफ्टी में एक वॉलेटाइल करेक्शन कंसोलिडेशन आ सकता है। और माइंड यू ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, ओवरऑल बुल मार्केट में ही ओवरबॉट जोन होने के बाद ये करेक्शन कंसोलिडेशन के फेज में निफ्टी 10-15% का करेक्शन देता है। तो इस टाइप का करेक्शन कंसोलिडेशन आने वाले कुछ महीनों में पैन आउट हो सकता है। अब जब हमने ये फ्राइडे को रिपोर्ट बनाया तब 34 DMA का सपोर्ट हमने लिखा था कि 24,300 के आसपास है, वो वॉच आउट करेंगे। वो सपोर्ट आज टूटा है,
तो नेक्स्ट जो डाउनसाइड लेवल हम वॉच आउट करेंगे वो 20 और 34 वीक मूविंग एवरेजेस आएंगी। 20 वीक मूविंग एवरेज अभी 23,300 पे है, और 34 वीक मूविंग एवरेज 22,700 पे प्लेस है। तो हमारा व्यू जो मिड जुलाई से यही था कि फ्रेश मनी डिप्लॉय करने में थोड़ा कॉशन रखना चाहिए, और फ्रेश बाइंग अगर आप कर रहे हो तो टैगर्ड बाइंग करनी चाहिए। और सिलेक्टिव अप्रोच की जो हमने बात की थी उसमें एक तो फार्मा इंडेक्स पे हमने पिछले काफ़ी टाइम से पॉजिटिव व्यू मेंटेन किया है, और लास्ट मीटिंग में भी हमने इस पे पॉजिटिव व्यू रीइटरेट किया था। इनफैक्ट ये क्वार्टरली चार्ट है निफ्टी फार्मा इंडेक्स का। ये 2015 के टॉप है और ये 2021 के टॉप है, तो इसका एक ब्रेकआउट लास्ट ईयर जब आया था 15,500-16,000 के आसपास, तब से हम इस पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव व्यू लेके चल रहे हैं। लास्ट टाइम हमने जब बात की तब ये 20,200 था लास्ट मंथ, और हमने 21,800 के टारगेट की बात की थी, और इसने 22,000 पे रिसेंटली हाई बनाया, तो ये जो टारगेट है मेजर इसने अचीव किया। इसके अलावा जब इलेक्शन के रिजल्ट आए उस दौरान हमने एफएमसीजी इंडेक्स पे पॉजिटिव व्यू इनिशिएट किया था। 5 जून का एग्जैक्टली वेबिनार था, इलेक्शन रिजल्ट के बाद के वाला दिन। तब ये 57,600 था इंडेक्स, और हमने 62,500 के टारगेट की बात की थी। सिक्वेंटली उसमें ऊपर के लेवल से हमने करेक्शन देखा, और 55,800 का लो बनाने के बाद इसने वापस से अपमूव शुरू की, और 63,000 के रिसेंटली टॉप बनाए। हमारे हिसाब से निफ्टी की वॉलेटिलिटी में भी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें ये इंडेक्स अभी भी आउट परफॉर्मेंस दिखाता है, और नेक्स्ट मेजर टारगेट हम मानते हैं कि इसमें 63,500 से 64,000 का रहेगा। तो ये इंडेक्स इस वॉलेटिलिटी अनसर्टनिटी में हमारे हिसाब से फ्रेश एलोकेशन करना हो तो एक अच्छा ऑप्शन है। स्टॉक्स जो इसमें है, इसके अलावा इसके ईटीएफ भी अवेलेबल है, उसके थ्रू इसमें एक्सपोजर लिया जा सकता है। इस इंडेक्स की भी हमने लास्ट टाइम बात की थी। उस टाइम पे ये अ, यहाँ पे था करीबन, और हमने बताया था कि ये अगर 38,500 39,000 के रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस कर लेता है तो एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट कंफर्म करेगा, जो इसने रिसेंटली किया भी है। और ये ब्रेकआउट कंफर्म करने के बाद 41,380 का इसने हाई बनाया जुलाई में, और अभी ये रिसेंट करेक्शन के चलते, खास करके आज के करेक्शन के चलते 38,400 पे आ गया। तो टेक्निकली, प्योरली टेक्निकली हम हमारा इस इंडेक्स पे व्यू काफ़ी बुलिश है। हमारे हिसाब से जिस तरह के ब्रेकआउट इसके लॉन्गर टर्म मंथली चार्ट्स पे कंफर्म हुए हैं, तो 45,800 और 51,000 के भी टारगेट्स पॉसिबल है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। तो ये एक इंडेक्स है जहाँ पे हम फ्रेश बाइंग करने में कंफर्टेबल है। यहाँ पे सपोर्ट जो हम देख रहे हैं वो करीबन 35,500 का है, तो इसी स्टॉप लॉस को ध्यान में रख के आईटी इंडेक्स में भी बाइंग की जा सकती है। लास्ट मीटिंग में हमने सेक्टर टू वॉच आउट इनिशिएट किया था, स्पेशलिटी केमिकल। रीजन यही था कि काफी सारे जो केमिकल स्टॉक्स हैं, मोस्ट ऑफ द केमिकल स्टॉक्स हैं, उसमें जनवरी 2022 के जो टॉप बने थे वहां से इन स्टॉक्स ने काफी बड़ा करेक्शन देखा है, मल्टी ईयर करेक्शन देखा है, कंसोलिडेशन देखा है, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमने ऑब्जर्व किए थे काफी सारे केमिकल स्टॉक्स में, और हमने कुछ चार्ट्स आपके साथ शेयर किए थे। दीपक फर्टिलाइजर हमने बताया था कि 1062 का ऑल टाइम हाई है। उस टाइम पे जब हमने वेबिनार किया जुलाई में तब 750 था, और सब्सिक्वेंटली हमने एक अच्छी अपमूव देखी, और ये 950 पे अभी चल रहा है। इसके अलावा क्लीन साइंस की हमने बात की थी कि इसका ऑल टाइम हाई 2705 था। जुलाई में जब हमने वेबिनार किया तब ये 1482 पे था, वहां से बढ़ के ये अभी 1585 पे पहुंचा है। फाइन ऑर्गेनिक ऑल टाइम हाई 7300 के ऊपर था जुलाई में जब हमने वेबिनार किया, तब ये 5300 के आसपास था। सब्सिक्वेंटली इसमें हमने 6000 के करीब के लेवल देखे, और ये अभी वहां से थोड़ा सा नीचे आया है। कुछ स्टॉक है वो जो हमने बात की थी उसी लेवल पे है या उससे थोड़ा सा नीचे आए हैं, फेयरकेम ऑर्गेनिक
जो ऑल टाइम हाई 2450 का था, जुलाई में 1460 पे हमारी बात हुई थी, और अभी ये 1380 के आसपास है। एथर इंडस्ट्री भी जो हमने बात की थी उसी के आसपास है, और इसका ऑल टाइम हाई 1209 था। प्रीवी स्पेशलिटी 2249 का ऑल टाइम हाई है, जुलाई में जब हमने बात की थी तब ये 1580 था, अभी 1500 के आसपास है। तो हमारा मानना है कि ये सेक्टर में अभी भी पोटेंशियल है कि आगे चल के एक डिसेंट रिटर्न दिखा सकता है। दीपक फर्टिलाइजर में जैसी अपमूव आई, वैसे ही अपमूव बाकी जो स्टॉक्स हैं, इसमें मैंने 6 स्टॉक का नाम लिया है, पर इसके अलावा काफी सारे केमिकल स्टॉक्स हैं जो जिनमें सेम पैटर्न है। ऊपर के जो लेवल बने थे 2022 में, उससे अभी ये काफी नीचे हैं। तो ये एक सेक्टर है जहाँ पे जो डिक्लाइन आती है मार्केट के फॉल के चलते, उसमें एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। अब आ जाते हैं प्रूव अल्फा, जो हमारा टेक्निकल कॉल्स का सेक्शन है, जहाँ पे हम निफ्टी 500 में से 1 से 2 महीने के हॉराइजन से कॉल्स देते हैं। उसमें जुलाई मंथ में 24 रिकमेंडेशंस थी जो हमने नई दी या पहले की क्लोज की। उसमें से 17 के टारगेट अचीव हुए, 4 के स्टॉप हिट हुए, और 3 ओपन है। प्रो ग्रो में हमने कोई नई रिकमेंडेशन नहीं दी, पर ये जो प्रीवियस 3 रिकमेंडेशन थी हमारी, उसमें टारगेट्स अचीव हुए। सारे हमारी रिकमेंडेशन और रिपोर्ट्स हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करते हैं, तो यू कैन विजिट टेलीग्राम चैनल फॉर दैट। और स्टॉक स्पेसिफिक जो क्वेरीज हैं वो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। आज के वेबिनार से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछे, जनरल जो सेक्टरल क्वेरीज हैं वो यहाँ पे चैट बॉक्स में इस वेबिनार में यू कैन आस्क। जो भी स्टॉक की हमने डिस्कशन किया है उसमें हमारे क्लाइंट्स का और हमारा पर्सनल होल्डिंग भी हो सकता है, और पास्ट परफॉर्मेंस इंडिकेशन नहीं है फ्यूचर परफॉर्मेंस का। डिटेल डिस्क्लेमर के लिए यू कैन विजिट दिस लिंक। विद दिस आई विल नाउ हैंड ओवर webinar to Nihal. हेलो। हम आज भी स्टार्ट करेंगे लास्ट 1 मंथ में इंडेक्सेस ने कैसे रिटर्न्स दिए उसके हिसाब से। तो इन द लास्ट 1 मंथ निफ्टी बिकॉज ऑफ टुडेज फॉल इज डाउन 1.1 परसेंटेज। मिड कैप इंडेक्स and small cap index are even more have corrected even more 2.16% and 5.28% respectively। तो जैसे हम पहले की मीटिंग्स में भी बताते थे कि अभी इट इज बेटर अगर आप अपने जो भी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स हो उसमें अच्छा रिटर्न्स हो तो भी प्रॉफिट बुक करना वो अच्छा टाइम था, वो हमने काफी बार बताया था। एंड वी कैन सी दैट प्लेइंग आउट राइट नाउ। एंड जो एशियन मार्केट्स है उसमें निकाई इंडेक्स इज डाउन 23.11 परसेंटेज, जैसे कि हम देख ही रहे हैं। अभी भी आज भी वो 13% डाउन था बिकॉज ऑफ द रीजन सर सेड बिफोर। ताइवान का भी इंडेक्स -15% है। ग्लोबली भी देखना जाए तो टेक हेवी नैस्डैक जो है वो -9% है। हम काफी बड़े बड़े फॉल्स देख रहे हैं, जैसे इंटेल 26% गिरा था फ्राइडे को। मेजर करेक्शन हमको नए एनवीडिया का जो मल्टी बैगर है, बहुत लोगों के लिए एनवीडिया में भी काफी करेक्शन देखा था। तो वो सब चीजें भी प्ले आउट हो रही है एंड द ग्लोबल मार्केट्स आर एट स्ट्रेस। बट इंडिया के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हम जैसे हमेशा बताते हैं कि जीएसटी कलेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉक्सी के। वो देखने जाओ तो दैट इज अप 10.2% ईयर ऑन ईयर, और वो एक अच्छा ग्रोथ है हमारे जीएसटी कलेक्शन के लिए। बट प्रॉब्लम का है कि जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 2 ईयर लो पे है। 13.9% रहा है हमारा क्रेडिट ग्रोथ फॉर द लास्ट मंथ। तो उसके काफ़ी रीजंस है। हम बैंक्स के भी जो नंबर्स आ रहे हैं रिजल्ट्स में, उसमें भी हमने देखा कि क्रेडिट ग्रोथ रेट हैज
गॉन स्लोअर स्लोअर स्लोअर। तो उसका एक मेजर रीजन है कि डिपॉजिट ग्रोथ रेट काफी स्लो हो गया। उसमें आरबीआई ने काफी कॉशियस रहने को बोला है बैंक्स को, और बोला है कि यू हैव टू फाइंड अ वे टू इंक्रीज योर डिपॉजिट, बिकॉज अगर आप अपने डिपॉजिट इंक्रीज नहीं कर पाओगे देन हाउ विल यू बी एबल टू फंड योर लोन्स। तो जो सीडीआर रेशियो, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, वो काफी बैंक्स का अलार्मिंग रेट पे पहुंच गया था। जैसे एचडीएफसी बैंक का तो वी नो के रीजन ऑफ द मर्जर is the main culprit behind it being more than 100%, बट जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी मोर देन 100% था पहले। ये तो उसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट देखो आप, तो द डिपॉजिट रेट ग्रोथ रेट इज मच हायर देन देयर एडवांसेस ग्रोथ रेट, क्योंकि उन्होंने जो भी आरबीआई के गाइडलाइंस है, उनका जो भी इंस्ट्रक्शंस है उनको देखा, और उसके हिसाब से द एडवांसेस आर ग्रोइंग एट अ स्लोअर रेट। तो ये फिनोमेना आगे भी थोड़ा प्ले आउट हो सकता है इफ द बैंक्स आर नॉट एबल टू गेट डिपॉजिट्स एट गुड रेट। तो फिर एक थोड़ा प्रॉब्लम क्रेडिट में भी आ सकता है। तो हम बात करते रिजल्ट्स की, तो हमारी जो कंपनीज कवर्ड है उनमें से कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स अभी हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राज की डिस्कस करते हैं। तो प्राज का रेवेन्यू डीग्रो हुआ था 5% से। उसका मेजर रीजन है कि उसका जो 65% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता हुआ सेगमेंट है, 65 to 70% बायो एनर्जी का, उसमें अभी काफी थोड़ा स्ट्रेस है। जो गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस चेंज किए थे कि शुगर केन यूज कितना कर सकते हो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, उन सब में चेंजेस आ रहे, तो उसके हिसाब से उनका जो न्यू ऑर्डर इनफ्लो फ्रॉम दैट सेगमेंट हैज स्लो डाउन, एंड ऑल्सो द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट हैज स्लोड डाउन। तो उसकी वजह से रेवेन्यू में आपको डीग्रोथ देखने को मिलेगा, बट दी एबिटा हैज ग्रोन बाय 22%। तो उसका मेजर रीजन है कि जो उनका हाई मार्जिन यील्डिंग बिजनेस है ऑफ इंजीनियरिंग, उसमें जो वो ग्रीन हाइड्रोजन के मशीन एंड सब बनाता है, दैट सेगमेंट हैज पिक्ड अप रियली वेल। उनका जो मैंगलोर का नया फैसिलिटी है वो भी ऑपरेशनल हो गया है, पीपल आर विजिटिंग दैट फैसिलिटी एंड दे आर गेटिंग न्यू ऑर्डर्स फ्रॉम देयर। तो इंजीनियरिंग सेगमेंट इज डूइंग वेरी वेल, एंड उसकी वजह से उनके मार्जिन इंप्रूव है, एंड सो एबिटा भी इंप्रूव हुआ, एंड देयर प्रॉफिट इंक्रीज बाय अराउंड 43%। उसमें एक वन ऑफ था, उन्होंने एक जो लैंड थी वो सेल किया था। तो उसके हिसाब से प्राज का जो रेवेन्यू सेगमेंट है, रेवेन्यू साइड से इट वाज बिलो आवर एस्टिमेट, बट प्रॉफिटेबिलिटी वाज बेटर देन आवर एस्टिमेट बिकॉज ऑफ इंजीनियरिंग सेगमेंट गेटिंग अप वेरी वेल। फिर दूसरा बात करते हैं हम सीएमएस इन्फो का। तो सीएमएस इन्फो सिस्टम, जैसे कि हमने बताया था कि इसके दो सेगमेंट्स है, कैश मैनेजमेंट का एंड मैनेज सर्विसेज का। तो बिकॉज ऑफ इलेक्शन एंड Q1 बीइंग अ सीजनली वीक क्वार्टर, इस क्वार्टर में उनका रेवेन्यू 17% से बढ़ा था, जो उनके गाइडेंस के हिसाब से ठीक था। उनका गाइडेंस है 15 to 19% ग्रोथ, सो इट वाज बैंग इन द मिडल। बट जो कैश डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेगमेंट है, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज सॉरी, दैट ग्रू एट अ वेरी स्लो पेस, 10% से ग्रो हुआ बिकॉज ऑफ द रीजन आई टोल्ड यू कि इलेक्शन था इन Q1 इज अ सीजनली वीक क्वार्टर। तो उसके हिसाब से उनका इकोनॉमीज ऑफ स्केल उसमें प्ले आउट नहीं हुआ, एंड मैनेज सर्विसेज ग्रो एट अ वेरी गुड पेस, 35% जितना, 35% आई गेस उतने से ग्रो हुआ था। तो उसके हिसाब से उनका जो एबिटा है वो कम ग्रो हुआ, इट ग्रो एट ओनली 3%। तो उसका जैसे हमने हमारे प्रोवाइडर के रिपोर्ट में भी लिखा था कि मैनेज सर्विसेज जनरली हैव लोअर मार्जिन्स, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको एबिटा मार्जिन्स भी कम हुए वैसा दिखेगा। बट ओवरऑल देखने जाए तो इट वाज इन लाइन विथ आवर एस्टिमेट, एंड इट इज अ गुड क्वार्टर, एंड वी एक्सपेक्ट इट टू ग्रो बेटर फ्रॉम Q2 और Q3। फिर HDFC बैंक की बात करें तो उसका जो NII है दैट ग्रू बाय 2.6%। नेट इंटरेस्ट इनकम जो मेन इनकम होता है बैंक का, वो 2.6% से सॉरी ग्रो हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमने देखा था कि एक्सिस बैंक है, उसका रिजल्ट आया था, उसके बाद उसको 6% 7% इफ आई एम नॉट रॉन्ग करेक्शन आया था बिकॉज ऑफ असेट क्वालिटी डिटोरिएटिंग। एक्सिस सॉरी HDFC बैंक में उतना बड़ा डिप हमने नहीं देखा है बिकॉज द असेट क्वालिटी
was not that bad. Q1 is seasonally not a good quarter for recoveries and everything, तो उसके हिसाब से थोड़ा एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेंज आता है, बट इट वाज नॉट दैट बैड. उनका ग्रॉस एनपीए 1.2 से 1.3% हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर. एंड जो उनका ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, रिकवरीज एंड सबका जो डिफरेंस है वो 0.9% से बढ़कर 1.1% हुआ. दैट इज बेटर कंपेयर टू अदर बैंक्स लाइक एक्सिस में वो 2.2% था फॉर दिस क्वार्टर. तो वैसे देखने जाए तो एच डी एफ सी बैंक के रिजल्ट वर satisfactory. We will not say good results or bad results, but they were satisfactory. फिर एप्पल इंडिया के रिजल्ट्स आज ही आए, उनका कॉन कॉल भी आज था, सो वी विल कम अप विथ अ गुड नोट इन 1 or 2 days. बट प्राइमा फेसी आपको बताया तो एप्पल के जो रेवेन्यू है दैट ग्रू बाय 28%, एबिटा ग्रू बाय 33% एंड प्रॉफिट ग्रू बाय 31%. तो उसमें जो मेन उनका बिजनेस है जो कन्वर्टेड यूजर्स का, तो कन्वर्टेड यूजर्स ग्रू एट 32.2%. दैट इज अ वेरी गुड नंबर. एंड उनका जो सीपीसी है, कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर, दैट टू ग्रू एट 3.6%. दैट इज ऑल्सो अ रीजनेबल नंबर. तो एप्पल के भी जो रिजल्ट है वो आ जाए दैट आर in line with our estimates, and we still hold a positive view on Apple. तो उसका जो फॉरेन से बिजनेस आने वाला था दैट इज प्लेइंग आउट वेल, तो उसके हिसाब से हम थोड़ा सीपीसीयू का भी ग्रोथ देख सकते हैं. एंड द कन्वर्टेड यूजर्स नंबर ऑफ 32% इज रियली इम्प्रेसिव. फिर टिप्स इंडस्ट्रीज, तो टिप्स इंडस्ट्रीज रेवेन्यू ग्रो बाय 40%. उनका एबिटा 55% से ग्रो हुआ. उसका एक मेन रीजन है कि दिस क्वार्टर द अमाउंट ऑफ रिलीजेस ऑफ देयर मूवीज वाज अ बिट लेस, तो उसके हिसाब से उनका कंटेंट कॉस्ट कम था. एंड दैट प्रोवाइडेड हेल्प टू द एबिटा मार्जिन, एंड वो ऊपर बढ़ा. बट ये लेवल के एबिटा मार्जिन सस्टेनेबल नहीं है फॉर द होल ईयर. तो उनका मैनेजमेंट का भी गाइडेंस था कि आगे जाके आपको थोड़ा एनुअल लेवल पे देखना चाहिए, एंड कंटेंट कॉस्ट 28 to 30% रहेगा, जो इस बार काफी कम था उनके गाइडेंस के हिसाब से. बट दे हैव गुड अमाउंट ऑफ रिलीज कमिंग इन फॉर दिस ईयर. एंड सो दे हैव ऑल्सो चेंज देयर स्ट्रैटेजी कि ज्यादा सॉन्ग्स के बदले हम अच्छे सॉन्ग्स को टारगेट करेंगे. तो ये सारी चीजें इन दिस फाइनेंशियल ईयर प्ले आउट होते हुए हम देखेंगे. एंड result wise it is better than our estimate, so we are uh, still having a good view on tips. अब हम बात करें अगर जो नई कंपनी है जिस पे हम इनिशिएट करेंगे एंड आज इसका नोट भी हम रिलीज करेंगे, इज लेमन ट्री होटल. मेनी ऑफ यू वुड बी नोइंग लेमन ट्री होटल, सबने कहीं ना कहीं शायद देखा होगा. तो लेमन ट्री होटल पे आज हम इनिशिएट करेंगे. आज का उसका क्लोजिंग रेट था अराउंड 140, तो उस पर हम इनिशिएट कर रहे हैं. तो वाई लेमन टी? तो सबसे पहले तो इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो द डिमांड इज गोइंग टू ग्रो एट अ केगर ऑफ 10%, बट जो सप्लाई ऑफ न्यू रूम्स है वो सिर्फ 7% से इंक्रीज होने वाला है. तो ये जो 3% का डेल्टा है वो कंपनीज यूज कर सकती है अपने ARR को, एवरेज रूम रेट को बढ़ाने में आगे जाके. तो whichever industry has higher demand than their supply is naturally in a good shape. तो वो जो भी डिमांड मतलब सॉरी जो भी ओनर्स होते हैं दे हैव द लिवरेज टू इंक्रीज देयर सर्विस. तो हमको वो इसमें आगे जाके प्ले आउट हो सके ऐसा लगता है. एंड जो उनका ऑक्यूपेंसी रेट है वो 70% है फॉर लेवेंट्री. दैट इज अ गुड ऑक्यूपेंसी रेट दैट वी बिलीव. एंड वो हमारे एस्टिमेट्स के हिसाब से आगे जाके 74% तक बढ़ सकता है इन द कमिंग 2 years. तो लेमेंट्री का जो टारगेट मार्केट है उसकी हम बात करें तो 51% ऑफ द रूम्स आर इन मिड रेंज कैटेगरी, जो 3 स्टार जैसा आप बोल सकते हो होटल्स. तो ये हम नीचे उनके ब्रांड्स देख सकते हैं कि ओरिका, लेमन ट्री प्रीमियर, लेमन ट्री होटल्स, रेड फॉक्स एंड कीज, ये उनकी ब्रांड्स है. ओरिका थोड़ा प्रीमियम लेवल का होटल है, जबकि आप देखो तो लेमन ट्री प्रीमियर उससे थोड़ा सब सेगमेंट है. एंड जो उनका मेन ड्राइवर है, ग्रोथ ड्राइवर है, वो है लेमन ट्री होटल जो 3 स्टार होटल जितना होता है. तो उसमें उनके आप देखो तो अभी ऑपरेशनल रूम्स भी सबसे ज्यादा है 38%. एंड आगे जो रूम उनकी उनकी जो रूम पाइपलाइन है उसमें 65%
इज फ्रॉम लेमन ट्री होटल्स, जो उनका टारगेट मार्केट है मेन। तो इसके रीजन है कि क्यों वो सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं। बिकॉज जो मिडिल क्लास है हमारे कंट्री का, उनकी डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे, एंड उनका जो ट्रैवल है वो भी इंक्रीज हो रहा है। एंड इसका और एक मार्केट है जो कॉरपोरेट्स होते हैं। कॉरपोरेट्स अकाउंट फॉर अराउंड 38 to 40% ऑफ देयर रेवेन्यू। तो जैसे ये माइस बोलते हैं, मीटिंग्स होता है, फिर उनका जो कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स होते हैं, वो सब, दैट ऑल एक्टिविटीज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। एंड वो ये सेगमेंट को टारगेट करते हैं, लेमन ट्री कॉर्पोरेट्स को। तो दैट्स व्हाई वी फील दैट लेमन ट्री इज अ गुड ऑप्शन इफ यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म। एंड उसका जो एबिटा है वो 50% जितना है, तो दैट इज द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। मेन उसके रीजन है जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन उन्होंने किया था फ्रॉम कोविड-19। तो उसके हिसाब से उनके एबिटा मार्जिन भी काफ़ी अच्छे हैं, एंड आगे जाके और अच्छे हो सकते हैं। वाई? तो फ्यूचर प्लान पे हम बात करते हैं कि जो लेमन ट्री है वो होटल्स ओन भी करती है एंड दूसरों के लिए मैनेज भी करती है। तो जो मैनेज सर्विसेज होते हैं, दैट इज अ असेट लाइट मॉडल, जहाँ पे होटल किसी और का होता है। वो सिर्फ लेमन ट्री का नेम यूज करते हैं, एंड द होटल ओनर पेज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू टू लेमन ट्री उसका नाम यूज करने के लिए। तो अभी जैसे कि रियल एस्टेट के प्राइजेस काफ़ी हाई चल रहे हैं, तो लेमन ट्री हैज डिसाइडेड नॉट टू बिल्ड न्यू होटल। वो अपने खुद के होटल नहीं बनाएंगे। अभी एक उनका शिमला का होटल बन रहा है, बट दैट विल बी द लास्ट इन दिस ग्रोथ स्टेज। और वो भी काफी बड़ा होटल नहीं है, छोटा सा होटल है। तो वो लेमन ट्री का शिमला होटल बन जाएगा, फिर दे विल नॉट मेक देयर न्यू होटल्स, बट दे विल फाइंड सच कॉन्ट्रैक्ट्स के जहाँ पे होटल ओनर्स वांट टू यूज द नेम ऑफ लेमन ट्री, या उनको उनकी जो भी मैनेजरियल स्किल्स है वो उधर चाहिए। तो वैसे वाले कॉन्ट्रैक्ट आगे जाके वो साइन करने वाले हैं। एंड ये जो पाइपलाइन आपने देखा, 65%, 12%, 6%, ये सारा पाइपलाइन इज फॉर मैनेज सर्विसेज ओनली, सिवाय के वो शिमला का जो छोटा सा होटल है उनका दूसरा। तो वो जो है उधर से जो इनकम मैनेज सर्विसेज से वो कमाते हैं, दैट डायरेक्टली फ्लोज टू द टूवर्ड्स एबिटा, उसमें कोई उनका ज़्यादा खर्चा नहीं रहता है। तो उससे आगे जाके उनका जो मार्जिन है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है, वैसी हमारे एस्टिमेट्स हैं। एंड जो उनके ओन्ड असेट्स भी हैं, सो दे हैव अ सब्सिडरी कॉल्ड फ्लूअर। फ्लूअर उनकी सब्सिडरी है, जहाँ पे वो 60-40% उनका पार्टनरशिप है विथ अ फॉरेन एंटिटी। तो वो फ्लूअर सब्सिडरी है, उसमें धीरे धीरे अपने जो ओन्ड होटल्स है वो असेट सारे शिफ्ट करते जा रहे हैं। एंड आगे जाके दे हैव प्लान टू ब्रिंग इन आईपीओ फॉर फ्लूअर। तो वो अगर आईपीओ लाते हैं एंड उसमें फ्रेश कैपिटल रेज करते हैं, तो उससे वो अपना जो डेट है, 1200-1300 करोड़ का अभी उनका डेट है ग्रॉस, तो वो आगे जाके वो बहुत ही ज़्यादा कम करने का इंटेंस रखते हैं। तो उसके हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी भी उनकी आगे जाके और बढ़ सकती है। तो और एक जो उनका लेमन ट्री का होटल है, नया ओरिका में बना, ओरिका में नया बना है मुंबई में। दैट टू ओपनड इन Q3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दैट ओपनड इन Q3। तो उसमें भी अभी ऑक्यूपेंसी थोड़ा लो है। एवरेज रूम रेट अभी उनके जो एस्टिमेट है उसके हिसाब से अभी लो चल रहा है, बिकॉज द होटल इज न्यू। तो आगे जाके जैसे वो रैंप अप होगा, इट बीइंग इन अ प्रीमियम कैटेगरी, वहां से उनके मार्जिन और ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो दीज वर दी मेन रीजंस के जब हमने लेमन ट्री रेकमेंड किया। तो इसमें रिस्क भी है कि जैसे मैनेज सर्विसेज में होटल्स खुल रहे हैं, सो उनका कोई कंट्रोल नहीं रहता कि होटल इतने टाइम में बन ही जाएगा। तो दैट इज वन ऑफ द रिस्क। फिर जैसे ये वॉर के थोड़ा चल रहा है सिचुएशन, तो इफ द वॉर ब्रेक्स आउट तो इंटरनेशनल ट्रैवल तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो गई, डोमेस्टिक ट्रैवल भी अफेक्ट हो सकता है। तो दोज आर सम ऑफ द रिस्क दैट वी हैव मेंशन्ड इन आवर रिपोर्ट एज वेल। तो वो आज शाम तक वो रिपोर्ट टेलीग्राम पे हम अपलोड कर लेंगे, एंड यू ऑल कैन गो थ्रू इट, एंड उसमें जो भी आपके क्वेश्चन हो वो आप हमें व्हाट्सएप पे
क्वेरी डाल सकते हैं। तो दिस वाज इट फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो इंडस्ट्री वाइज, तो सेक्टर वाइज, तो आप वो हमें चैट में डाल सकते हैं। तो आईपीओ रिकमेंडेशंस आप चैट में डालिए, एंड वी ओनली गिव आवर कमेंट्स टू आईपीओ टू कंपनीज दैट आर रेजिंग मोर देन 500 करोड़। तो जो आईपीओ उस रिक्वायरमेंट को मीट करते हो, उसी के लिए आप हमारे कमेंट्स मांगना। एंड व्हाट अबाउट आईटी सेक्टर? तो आईटी इंडेक्स तो हमने अपने प्रेजेंटेशन में भी कवर किया। टेक्निकली हमको आईटी इंडेक्स काफ़ी अच्छा लग रहा है और उसके हमने अपसाइड टारगेट भी दिए। बेसिकली ये क्वार्टर के जो रिजल्ट आए वो अच्छे थे और काफ़ी कंपनीज ने अपना जो फुल ईयर का गाइडेंस है वो भी बढ़ाया है। अब यूएस के वॉलेटिलिटी के चलते और अपने मार्केट में कुछ वॉलेटिलिटी रहती है, करेक्शन आता है, तो आईटी इंडेक्स भी घटेगा और उसमें हमारे हिसाब से इसको बाय करना चाहिए। लेवल्स हमने अपने प्रेजेंटेशन में मेंशन किए थे और ये जो प्रेजेंटेशन है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी डालेंगे, तो फिर आप जो सेगमेंट है उसको फिर से रिविजिट कर सकते हैं। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं, तो उसमें हम आईटी बीज को रेकमेंड करते हैं, बिकॉज अलग अलग कंपनीज का थोड़ा अलग गाइडेंस होता है। तो वैसे हम आईटी बीज को रेकमेंड करते हैं, बट वी हैव अ पॉजिटिव व्यू फॉर लॉन्ग टर्म ऑन आईटी। एंड फॉर staggered investment, should we invest on weekly basis? For how long? And what should be the ideal amount? ये लेवल्स तो हमने डाउन साइड के मेंशन किए हैं। एग्जैक्ट बॉटम पे बताना मुश्किल है कहाँ पे रुक सकता है मार्केट, यहाँ से फर्दर गिरेगा कि नहीं वो भी हमको पता नहीं है। पर बेसिकली हमने जो लॉजिक एक्सप्लेन किया था कि काफी बढ़ चुका है निफ्टी और मेजोरिटी ऑफ द इंडाइसेस, कुछ इंडाइसेस को छोड़ के जो हमने अभी भी अपने प्रिफर्ड बाय लिस्ट में रखे हैं। तो यूजुअली हमने देखा है कि जैसे हमने लेवल्स पे मेंशन किए थे कि लास्ट टाइम जो करेक्शन आया था वो 18,600 से लेके 15,200 के आसपास आया था। उसके पहले 9100 से लेके 6800 तक आया था। तो बुल मार्केट में भी 10-15% के करेक्शन आते रहते हैं। एग्जैक्टली इस टाइम कितना डाउन जाएगा वो कहना मुश्किल है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसमें 20 15-20% के ड्रॉ डाउन की आप जगह रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए अगर कर रहे हैं तो मोमेंटम प्ले कर रहे हैं तो उसमें स्टॉप लॉस के साथ कीजिए, तो वो उसके लिए आप हमारे प्रूडेंट ट्रेड है, प्रो अल्फा है, वो यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म जो चार्ट की बात हम कर रहे हैं उसमें जैसे हमने आज लेमन ट्री की बात की, प्रीवियसली टिप्स दिए थे, तो वो जो हमारे रिकमेंडेशन के लेवल्स हम साथ में देते रहते हैं तो वो आप यूज़ कर। ट्रू अल्फा कई तारीखे बाहर पड़े છે? प्रो अल्फा तो कोई पूछ रहा है कि कब प्रो अल्फा हम देते हैं, तो वो तो जो भी हमारे सेट क्राइटेरिया तब जो स्टॉक वो मीट करता है तो हम उसी दिन देते हैं। वो आपको टेलीग्राम चैनल हमारी फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टॉक हम कब रेकमेंड कर रहे हैं। आर मोर डाउनफॉल कैन बी एक्सपेक्टेड? तो वो सर ने काफी बार मतलब इस सेमिनार में बताया है। डिफेंस सेक्टर पर व्यू फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, अभी डिफेंस के स्टॉक्स काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, एंड ऑल द पॉजिटिव आई गेस ऑफ ऑर्डर इनफ्लोज एंड एवरीथिंग हैज बीन फैक्टर्ड इन। तो अपसाइड इधर से ज्यादा दिखता नहीं है, एंड जहाँ पे भी अच्छे प्रॉफिट्स हो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग हम काफी टाइम से पीएसयूज में and उन सब में सजेस्ट करते आ रहे हैं। तो फ्रेश बाइंग के लिए तो अभी अवॉइड करना चाहिए। क्वेश्चन पीएसयू शेयर्स पे ओवरऑल आया था, तो जस्ट मैं स्टेटिस्टिक शेयर करना चाहूंगा कि निफ्टी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इंडेक्स है, पीएससी इंडेक्स, वो 2022 के एंड से लेके अभी तक देखें तो 153% बढ़ चुका है और इसी ड्यूरेशन में निफ्टी बढ़ा है सिर्फ 33%। तो ओवरऑल तो पीएससी इंडेक्स या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इंडेक्स काफी बढ़ चुका है, तो कंफर्ट लेवल तो इस लेवल पे नहीं है।
और उसका एक सब सेगमेंट की बात करें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रिलेटिवली बेटर लग रही है, और उसमें भी जैसे हमने बताया वो स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। Considering current situation, can fresh additional investment be made in gold ETF or gold? गोल्ड पे तो हमने 4 महीने पहले एक पॉजिटिव व्यू का एक रिपोर्ट भी निकाला था। तब $2170 था आई थिंक, और हमने 25 के डॉलर के टारगेट दिए थे। रिसेंटली हमने उसी टारगेट के काफ़ी नज़दीक जाते हुए देखा गोल्ड को। रिसेंट बजट में गोल्ड पे 15% से 6% जो ड्यूटी की है गवर्नमेंट ने, उसके चलते हमने गोल्ड ईटीएफ में एक स्टीप फॉल देखा है। तो हमारे हिसाब से अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड नहीं है तो उसको ऐड करने का अच्छा टाइम है। आपके पोर्टफोलियो का आई थिंक 7 to 10% होना चाहिए गोल्ड। एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन देता है आपके पोर्टफोलियो को। तो डेफिनेटली गोल्ड ईटीएफ के थ्रू आप ऊपर के लेवल से जो करेक्शन आया है उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। View about FMCG and pharma sector. वो तो हमने इसमें दे दिया है प्रेजेंटेशन। आप यूट्यूब पे हम अपलोड करें तो बाद में लेकर के देख सकते हैं। Is it right time to invest or we should wait for more dip? वो भी हमने बता दी। Uh, वी हैव एनी यूनिक क्वेश्चन? railway sector, railway sector में भी as the view stays more or less the same like the defense sector, उसमें भी हमने काफी एक बड़ा मूव देखा है। देखने जाए तो आरवीएनएल का मार्केट कैप क्रॉस अराउंड 1 लाख करोड़, अभी भी आई गेस ऊपर ही है उससे। तो फ्रेश बाइंग के लिए अभी तो काफी ज्यादा हाई लेवल्स पे जा चुके हैं ये स्टॉक्स, बट इसमें भी काफी अलग अलग स्टॉक्स है। तो इट डिपेंड्स कौन सा स्टॉक आप आपके व्यू में है, तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो फ्रेश बाइंग रेंज फॉर लेमन ट्री, सो इट कैन बी बॉट अराउंड 130 140 140 अभी भी जो है उस पे भी आप बाई कर सकते हैं। एंड इफ देर आर फर्दर करेक्शंस तो उस पे आप ऐड करते जा सकते हैं। पारस डिफेंस का एक क्वेश्चन है, वो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए तो वील गिव आर as there are no further questions, we will close the meeting. Thank you everyone for joining. थैंक यू।